ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है आना, और ये टॉपिक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है आना, क्योंकि ये प्रोटोकॉल इंडस्ट्री में चलता है। OSPF एंड EIGR। डेजिग्नेटेड राउटर का मतलब होता है कैप्टन। बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर का मतलब होता है वाइस कैप्टन। DR अदर का मतलब होता है नॉर्मल प्लेयर। बाई डिफॉल्ट ये दो कंडीशन है, ये सेम एरिया में होना चाहिए, और हेलो टाइमर और डेड टाइमर मैच होना चाहिए। ठीक है। और अगर एडिशनल सिक्योरिटी डालना है तो आप पासवर्ड वगैरह भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दोनों का पासवर्ड सेम होना चाहिए। एक रूट का एक LSA होता है, समझ रहे हो? तो ये तो बहुत सारा LSA हो गया, ग्रुप ऑफ LSA। तो ग्रुप ऑफ LSA इज कॉल्ड LSU। तो OSPF, सबसे पहली चीज, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। CCNA 200-301 वर्जन 1 के सिलेबस में ये टॉपिक है। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है आना, और ये टॉपिक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है आना, क्योंकि ये प्रोटोकॉल इंडस्ट्री में चलता है। OSPF एंड EIGR। ठीक है। तो मैं आपको CCNA में रिप भी कराऊंगा, OSPF भी कराऊंगा, EIGRP भी कराऊंगा, IGRP भी कराऊंगा। भले से वो नहीं है, सिर्फ OSPF ही है, लेकिन वो भी कराऊंगा कि इंटरव्यू के लिए आप तैयार हो जाइए। तो OSPF क्या है? OSPF का फुल फॉर्म है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है। OSPF एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब, हमने लिंक स्टेट के बारे में जितने भी फीचर्स पढ़े थे, वो सारे के सारे फीचर्स OSPF के अंदर होंगे। कन्वर्जेंस फास्ट होगा, अपडेट ट्रिगर्ड होगी, राउटर को पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी होगी, राउटर टोपोलॉजी टेबल मेंटेन करेगा, अपडेट मल्टीकास्ट होगी। तो जितनी भी चीजें लिंक स्टेट में थी, वो सारे के सारे फीचर्स OSPF के अंदर होंगे। उसके बाद में OSPF एक क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब, ये अपडेट में मास्क भेजेगा, तो आप इसको किसी भी नेटवर्क पे चलाओ, ये स्मूथली वर्क करेगा। FLSM, VLSM, कंटीजियस, डिसकंटीजियस, ये सब जगह चलेगा। OSPF का जो बेस्ट पाथ चुनने का क्राइटेरिया है, वो बैंडविड्थ है। हमने सीखा था, जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये सभी के सभी राउटिंग प्रोटोकॉल एक ही काम करते हैं। सभी नेटवर्क को लर्न करते हैं, उनको जाने के लिए सभी पॉसिबल पाथ को लर्न करते हैं, उसमें से जो बेस्ट पाथ होती है उसको सेलेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन इनका काम करने का तरीका अलग अलग है। कोई बोलता है कि मैं रिप बोलता है कि मेरे मेरे हिसाब से वो पाथ बेस्ट पाथ है जहां से कम होप लग रहा है। OSPF बोलता है मेरे हिसाब से वो पाथ बेस्ट पाथ है जहां से ज्यादा बैंडविड्थ मिल रही है। तो जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल है, सबका पाथ सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया अलग अलग है। समझ रहे हो? तो OSPF का बेस्ट पाथ चुनने का क्राइटेरिया क्या है? बैंडविड्थ। OSPF के हिसाब से वो वाला पाथ बेस्ट पाथ होता है जहां से ज्यादा बैंडविड्थ मिल रही है। 100 हॉप लगने दो, उसको मतलब नहीं है। बैंडविड्थ ज्यादा मिल रही है, वो बात मेरे लिए बेस्ट पाथ है, खत्म। समझा? जैसे कि अभी देखो, ये डायग्राम जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, कहाँ गया ये वाला? अभी आप अगर ये डायग्राम देखोगे, सेम डायग्राम, ये R1 है, ये R10 राउटर है। R1 को R10 राउटर पर जाना है, दो पाथ है। ऊपर से जाएगा तो 2 हॉप मिल रहा है, लेकिन बैंडविड्थ ज्यादा है, 15 GB, 15 GB, 15 GB। नीचे से 10 GB और 10 GB, 20 GB है। ऊपर से कितना है? 10, 20, 30, 40, 45 GB। तो OSPF के हिसाब से ऊपर वाला पाथ बेस्ट पाथ होगा, क्योंकि OSPF हॉप को काउंट ही नहीं करता है। उसका ध्यान ही नहीं कि हॉप जैसी कोई चीज भी होती है, वो सिर्फ बैंडविड्थ देखेगा। बैंडविड्थ जहां से कम मिल रही है वो पाथ बेस्ट पाथ हो जाएगा, सॉरी ज्यादा मिल रही है वो पाथ बेस्ट पाथ हो जाएगा। समझ में आया? तो बोलने का मतलब क्या है कि OSPF के हिसाब से वो वाला बेस्ट पाथ है जहां से ज्यादा बैंडविड्थ मिल रही है। और जिस तरह से हॉप को मेजर किया जाता है हॉप काउंट में, वैसे ही बैंडविड्थ को मेजर किया जाता है कॉस्ट में। अब कॉस्ट का मतलब पैसा नहीं होता है, कॉस्ट का मतलब होता है वैल्यू।
ये जो बैंडविथ होती है इसको कॉस्ट में मेजर किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी है, 10⁻7 या 8 डिवाइडेड बाय बैंडविथ, लेकिन आप इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बैंडविथ और कॉस्ट का एक चार्ट आता है, अगर आपको दिखाऊं, ये देखो ये अभी जैसा इधर देखो, अगर बैंडविथ 4 Mbps है तो उसका कॉस्ट है 250। अब ये कैसे आया? ये एक फॉर्मूला रहता है, अगर मैं आपको गूगल पे से अच्छे से दिखाऊं, ठीक है, ओएसपीएफ का कॉस्ट कैलकुलेशन फॉर्मूला, ओएसपीएफ कॉस्ट कैलकुलेशन फॉर्मूला, तो आपको कुछ ऐसा आएगा एकदम इजी वे उसका, वही था कि 10⁻7 या 8 ऐसा कुछ रहता है। देखो ना, रेफरेंस बैंडविथ, इंटरफेस बैंडविथ ऐसा रहता है इसको। तो ये आप लोगों को इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं रहती है। यहाँ पे कुछ रहेगा आपको 10⁻7 में थोड़ा भूलो, 10⁻7 या 10⁻8 डिवाइडेड बाय बैंडविथ ऐसा रहता है। उस तरह से निकालते हैं ना तो जल्दी से निकल जाता है। बाकी ये गूगल पे, यूट्यूब पे देखो, बहुत लंबा वो लोग दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसा कुछ रहता है इसमें। हम्म। तो वो उसका फॉर्मूला है, वो आपको फिलहाल जानने की जरूरत, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो बैंडविथ होती है उसको कॉस्ट में मेजर किया जाता है। कॉस्ट मतलब पैसा नहीं होता है, एक वैल्यू होती है। कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आती है। जब 4 Mbps है तो उसका कॉस्ट है 250। 10 Mbps है तो उसका कॉस्ट है 100। 16 Mbps है तो उसका कॉस्ट है 62। 45 Mbps का कॉस्ट है 39। तो मतलब देखोगे, अगर जब बैंडविथ कम है तो कॉस्ट ज्यादा है, और जब बैंडविथ ज्यादा है तो कॉस्ट की वैल्यू कम है। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन का मतलब जब भी बैंडविथ ज्यादा होगी तो कॉस्ट कम होगा, और जब बैंडविथ कम होगी तो कॉस्ट ज्यादा होगा। तो जब बैंडविथ ज्यादा है तो कॉस्ट कम है, और कॉस्ट कम है तो पाथ बेस्ट पाथ है। समझ में आया? तो जब भी, अगर अभी देखो एक एग्जांपल बता दो, जब भी कॉस्ट, जैसा एक लिंक है, ठीक है, एक लिंक है, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना। हाँ, कैलकुलेशन नहीं जाने के चले, लेकिन ये समझो कि ओएसपीएफ बेस्ट पाथ कैसे सेलेक्ट करता है। ठीक है, अभी इधर देखो, ठीक है, अभी दो राउटर है, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है। ठीक है, दो पाथ लगे हुए, एक यहाँ से, एक यहाँ से। यहाँ से 1 Gbps का लिंक लगा हुआ है, और यहाँ से 10 Gbps का लिंक लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट कितना लगेगा जरा बताओ तो। देखो डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पे कॉस्ट कितना लगेगा? दो। यहाँ पे कॉस्ट कितना लगेगा? हाँ। तो कॉस्ट कम कहाँ से लग रहा है? ऊपर से। तो ऊपर वाला पाथ बेस्ट पाथ हो जाएगा, और ओएसपीएफ यहाँ से पैकेट को सेंड एंड रिसीव करेगा। अगर ये डाउन होता है तो वो इसको यूज करेगा। अब समझा कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है? कॉस्ट, कॉस्ट जो मैं बोल रहा हूँ, तो बैंडविथ का जो मैट्रिक है वो कॉस्ट होता है, और ये रिलेशन इनवर्स होता है, बैंडविथ ज्यादा तो कॉस्ट कम। समझ रहे हो? और अगर बैंडविथ कम तो कॉस्ट ज्यादा। तो जब भी देखोगे कि कॉस्ट जहां से कम लग रहा है तो वो बात बेस्ट बात होगा। अभी आगे चल के लेक्चर में मैं बैंडविड्थ नहीं बोलूंगा, मैं कॉस्ट बोलूंगा। तो यह ध्यान रखना कि कॉस्ट कम का मतलब होता है बैंडविड्थ ज्यादा। समझा? ये सब मैं टाइम दूंगा लिखने, अभी सिर्फ ध्यान देना आप। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद में ये हमने सीख चुका है। देखो ये जो तो बैंडविड्थ का मैट्रिक क्या है? कॉस्ट। मतलब बैंडविड्थ को कैलकुलेट करने की जो चीज है वो कॉस्ट है। ठीक है, इसका जो एडी वैल्यू है, एडी वैल्यू मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, क्या होता है एडी वैल्यू? आप बताइए क्या होता है एडी वैल्यू? वो नहीं करो, बताओ, पढ़ाया हुई है।
अभी रिवीजन करने के टाइम भी पढ़ाया हूं मैं। एडी वैल्यू। गलत आंसर, इतना पढ़ाने के बाद भी उसको नहीं आ रहा है। गड़बड़ है भाई। अभी तुमको वो बताएगा कि क्या होता है एडी वैल्यू, बताइए। फर्स्ट तो ऐसा रहा, मतलब जैसे उसने कोर्स लिया ही नहीं है, बोले मैं तो भाई डेटा साइंस पढ़ रहा हूँ, तुम मेरे को सीसीएनए का पूछ रहे हो यार, ऐसा। हाँ। 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 तो समझा क्या बोला उसने? एडी वैल्यू का फुल फॉर्म बता दो पहले। हाँ, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। राउटर का रैंक होगा कि राउटिंग प्रोटोकॉल का रैंक होगा? अच्छा। ठीक है। कौन चूज करेगा वो? इंटरव्यू में ऐसा पूछेगा आपको? सेम है यही, जैसा मैं अभी पूछ रहा हूँ ना, ऐसे ही पूछेगा आपको। मैं दोनों तरफ से आपको तैयार कर रहा हूँ। इंटरव्यू में मैं सिर्फ पढ़ा के छोड़ दूंगा ऐसा नहीं होने वाला है, मैं पूछूंगा आपको बीच बीच में। हाँ। अब देखो, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपका जवाब अप टू द मार्क नहीं है। अगर मैं इंटरव्यूअर होता तो मैं इसको नील कंसीडर करता, 10 में से मैं आपको 2 मार्क देता अभी। और इसको तो मैं 0 दे देता। ठीक है। आप बताओ। हाँ। 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 समझ में आया। तो तुम लोग का बोलने का तरीका एक्सप्लेनेटरी नहीं था तो कैसा बोलूं मैं? तुमको समझाना, और उसने भी बहुत ज्यादा बोल दिया। उसमें भी अगर मैं चाहूँ तो उसको ले सकता हूँ अभी। सिंपल सी बात है, इंटरव्यू में अगर पूछा व्हाट इज एडी वैल्यू, आपको बोलना है एडी वैल्यू फुल फॉर्म इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू। इट इज जस्ट लाइक अ रैंक on the performance basis of every routing protocol. A AD value is assigned. AD value is used by the router to select the best path. Lower the AD value, more will be the trustworthiness. फिर उसके बाद में आप एग्जांपल दे सकते हो कि एग्जांपल ये वो, या सिंपल और सिंपल बना देता हो चलो। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज एडी वैल्यू, तो बोलने का भाई एडी वैल्यू जो है वो राउटर का रैंक होता है। सॉरी, वो राउटिंग प्रोटोकॉल का रैंक होता है। जिस राउटिंग प्रोटोकॉल का रैंक जितना कम होगा, राउटर उसको सेलेक्ट करेगा। अब एग्जांपल देने का, कि फॉर एन एग्जांपल एक राउटर है, अगर मैं उसमें ओएसपीएफ चलाऊं और अगर मैं उसमें रिप चलाऊं, तो वो ओएसपीएफ की बात मानेगा, क्योंकि ओएसपीएफ की एडी वैल्यू 110 है, रिप की एडी वैल्यू 120 है। अब इंटरव्यू में अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर वो पूछ रहा है, तो उसके अंदर थोड़ा घुस के लंबा आंसर दो उसको जरा। उसको मालूम तो होना चाहिए आपको आता है। अभी मैं इंटरव्यू रूम में बैठा हूँ, ठीक है, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको आता है? जब आप बोलोगे ये वो है, ऐसा है वो है, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। एकदम प्रॉपर आपका जो साउंड है वो टेक्निकल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी किसी डॉक्टर के पास आप जाते हो, अगर वो टेक्निकल साउंड नहीं करेगा, तो कैसे आपको लगेगा भी नहीं डॉक्टर है, वो तो पान उन खा के बैठा है, ऐसा नॉर्मल बैठा है या कुछ भी, ऐसा 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 थोड़ी ना था। वो बोलेगा, अच्छा आपको ये, पहला तो वो बोलेगा ही नहीं, आएगा, चेक करेगा, खुद ही लिख के दवा दे देगा। समझ रहे हो? लेकिन अभी डॉक्टर है, अगर वो कुछ भी नॉर्मल बात करेगा तो आपको लगेगा भाई इसको मालूम भी। वो थोड़ा टेक्निकल साउंड करना चाहिए आपको, ये डिजीज हो गई है, ये है, ये मेडिसिन ले लो, ऐसा कर लो, ये कर लो। जब भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपका साउंड टेक्निकल होना चाहिए।
कुछ भी बोलोगे तो नहीं चलेगा, वो आपको उसको नहीं मालूम पड़ेगा कि आपको आता है कि नहीं आता। आपके आंसर से वो आपको जज करेगा। तो एडी वैल्यू ये हर राउटिंग प्रोटोकॉल का रैंक होती है, उनके परफॉर्मेंस बेसिस पे उनको दी जाती है। जिस राउटिंग प्रोटोकॉल का एडी वैल्यू जितना कम होगा, उसका ट्रस्ट वर्दीनेस उतना ज्यादा होगा। एडी वैल्यू राउटर यूज करता है बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने के लिए। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ओएसपीएफ का एडी वैल्यू कितना है? 110। रिप का एडी वैल्यू कितना है? 120। तो अगर आप एक राउटर हो, आपके ऊपर ओएसपीएफ भी चलाया, रिप भी चलाया, तो आप किसकी बात मानोगे? ओएसपीएफ की बात मानोगे। क्यों? उसका आईडी वैल्यू कम है। और भी बहुत सारे अभी आगे आने वाला है। अभी स्टैटिक राउट है, उसका आईडी वैल्यू 1 है। डायरेक्टली कनेक्टेड का आईडी वैल्यू 0 है। ये आईजीआरपी का आईडी वैल्यू 3 होता है। 90, 175 सब बाकी है अभी तो। समझ में आया? क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर ये इसका थियरी अभी जो हमने पढ़ा, ओएसपीएफ एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। वो क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। बेस्ट पाथ सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ को मेजर करने का मैट्रिक है कॉस्ट। उसका रिलेशन इनवर्स होता है। अब ये अगर आपको याद होगा, एसपीएफ एल्गोरिदम जिस तरह मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब भी लिंक स्टेट जो होता है, राइट, लिंक स्टेट में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक बार जब राउटर आ गए फुल स्टेट में, तो तीन चीजें होती है, राइट। सबसे पहला टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज होना बंद होता है, फिर कोई अपडेट ना आती है ना जाती है, ठीक है। और क्या होता है तीसरी चीज, एक एसपीएफ एल्गोरिदम रन होता है, जो टोपोलॉजी टेबल में जाता है, वहां से बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है और उसको राउटर के राउटिंग टेबल में डालता है, राइट। तो ओएसपीएफ के अंदर जो एसपीएफ एल्गोरिदम चलता है, उसका नाम है दिजिक्स्ट्रा। क्या नाम है? दिजिक्स्ट्रा। ये पूछेगा इंटरव्यू में कि विच एल्गोरिदम यूज बाय ओएसपीएफ। समझ? तो दिजिक्स्ट्रा उसका नाम है। अभी आएगा तो मैं दिखाऊं। ये समझा? तो यहाँ ओएसपीएफ के अंदर टोपोलॉजी टेबल में जाके शॉर्टेस्ट पाथ सेलेक्ट करके राउटिंग टेबल में जो डालता है एसपीएफ एल्गोरिदम, उसका नाम दिजिक्स्ट्रा है। क्या है? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो देखो ये, तो ओएसपीएफ के अंदर जो एसपीएफ एल्गोरिदम चलता है, उसका नाम क्या है? दिजिक्स्ट्रा। एसपीएफ एल्गोरिदम मतलब एल्गोरिदम विच गो इन टोपोलॉजी टेबल, select the best path from the routing topology table and put it in router's routing table। समझा? नहीं समझा तो मेरे से पूछ के लिखना। तो एसपीएफ की एडी वैल्यू कितना है? 110। यहां तक समझा? ओके। सो यहाँ तक हमने देखा कि भाई ओएसपीएफ क्या होता है। अब इसके और डीप में जाएंगे क्योंकि ये सिलेबस में है हमारे। फिर हमने ये बैंडविड्थ और कॉस्ट का रिलेशन देखा, अभी नेक्स्ट में लिखना, इसको अभी नहीं। ठीक है। अब ओएसपीएफ में एक कॉन्सेप्ट है राउटर आईडी। क्या है? अब एक एग्जांपल पहले समझते हैं, उसके बाद राउटर आईडी समझेंगे, ठीक है। जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपको क्या होता है, एक एम्प्लॉय आईडी दिया जाता है। आपका नाम जो भी है, जैसा मेरा नाम सोहेल है, तो मुझे एक एम्प्लॉय आईडी दिया जाएगा। अब मेरी कंपनी में जितने भी लोग मुझे जानेंगे, वो उस एम्प्लॉय आईडी से जानेंगे कि इसका ये एम्प्लॉय आईडी है। वो यूनिक आईडी होगा। समझ रहे हो? सेम उसी तरह से ओएसपीएफ के अंदर में जितने भी राउटर होते हैं, हर राउटर का एक आईडी जनरेट होता है। मतलब अगर मैं एक राउटर हूं और अगर आपने मेरे ऊपर ओएसपीएफ चलाया, तो ओएसपीएफ मेरे अंदर एक आईडी जनरेट करेगा, जिसे कहते हैं राउटर आईडी। और जितने भी राउटर है,
तो सभी राउटर मुझे इस राउटर आईडी से पहचानेंगे। समझ में आया? मतलब एक राउटर के दो नाम नहीं होंगे। अब एक एग्जांपल समझते हैं। अभी देखो ये R2 राउटर है, राइट? अब R2 के पास दो पोर्ट है, एक ये वाला पोर्ट है जिसका आईपी है 10.0.0.2/8, और एक ये पोर्ट है जिसका आईपी है 20.0.0.2/8। तो ये जो R1 राउटर है, ये R2 राउटर को 10.0.0.2 के नाम से पहचानेगा, और ये जो R3 राउटर है, ये R2 राउटर को 20.0.0.2 के नाम से जानेगा। तो एक राउटर के दो नाम हो रहे हैं, कोई 10.0.0.2 के नाम से जान रहा है, कोई 20.0.0.2 के नाम से जान रहा है, फिर कोई कल को यहाँ अगर कोई लिंक लगेगा तो वो 30 के नाम से पहचानेगा। तो ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। हर कोई उस राउटर का एक नाम होगा, उस नाम से पहचानना चाहिए। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट आया है। समझ रहे हैं? और भी बहुत सारा चीज इससे रिलेटेड है कि वो राउटर रिकॉग्नाइज कैसे होगा, तो राउटर आईडी से होगा। ठीक है? तो ओएसपीएफ जब भी, अभी समझो ये राउटर है। अच्छा, एक और एक चीज, क्योंकि राउटर आईडी समझने से पहले आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। एक इंटरफेस होता है जिसे कहते हैं लूप बैक इंटरफेस। क्या कहते हैं? लूप बैक इंटरफेस क्या होता है? ये वर्चुअल इंटरफेस होता है। अब जैसे कि 5 इथरनेट पोर्ट हमने लैब में देखा, वो एक फिजिकल पोर्ट है, जैसा राउटर सामने पड़ा है अभी आपके। 5 इथरनेट एक फिजिकल पोर्ट है। सीरियल, ये भी एक फिजिकल पोर्ट है ना? लेकिन ये जो लूपबैक इंटरफेस है, ये वर्चुअल पोर्ट है। वर्चुअल पोर्ट मतलब राउटर के अंदर वर्चुअली क्रिएट होगा ये। शायद से मैंने आगे के स्लाइड में हो सकता बताया रहूं। नहीं, नहीं बताया। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बताया। ठीक है, तो जो राउटर होता है उसके अंदर वर्चुअल पोर्ट क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, वो लैब में हम लोग ये करेंगे कि एक वर्चुअल बोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। अभी सिर्फ इतना समझो कि लूपबैक इंटरफेस क्या होता है। लूपबैक इंटरफेस वर्चुअल इंटरफेस होता है। वर्चुअल इंटरफेस का मतलब एक ऐसा इंटरफेस जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन वर्चुअली उस राउटर के अंदर वो है और वो काम भी कर रहा है। ठीक है? तो ये एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है जो नॉर्मली टेस्टिंग पर्पस के लिए, या और भी उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन है। बीजीपी में जब आप जाओगे, सीसीएनपी में, तो नेबरशिप बनाने के लिए ये यूज होता है। ठीक है? तो मान लो ये जो R2 राउटर था, इसके अंदर आपने लूप बैक इंटरफेस बनाया था दो। एक लूप बैक इंटरफेस बनाया था 1111 का, एक लूप बैक इंटरफेस बनाया था 2222 का, और ये दो फिजिकल इंटरफेस है इसके 10 और 20। ठीक है? अब अगर आप इस राउटर के ऊपर में ओएसपीएफ अगर चलाओगे, ओएसपीएफ क्या करेगा? इसके अंदर एक राउटर आईडी क्रिएट करेगा इसका। तो राउटर आईडी क्रिएट करने के लिए ओएसपीएफ सबसे पहला ये देखेगा कि क्या इस राउटर के अंदर कोई लूपबैक इंटरफेस है या नहीं है। समझ में आया? तो राउटर आईडी क्रिएट करने के लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो लूपबैक इंटरफेस को दिया जाएगा। समझ में आया? राउटर देखेगा कि क्या, सॉरी, ओएसपीएफ देखेगा कि क्या इस राउटर के अंदर कोई लूपबैक इंटरफेस क्रिएटेड है या नहीं है। अगर है तो कितना है? एक है, दो है, तीन है, 10 है, 5 है, कितना है? समझो दो है या 10 है। तो देखेगा कि ये 10 में से सबसे बड़ा वाला आईपी कौन सा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इस डायग्राम में ये जो राउटर है R2, इसमें दो लूपबैक इंटरफेस है, एक 1111 है और एक 2222 है। करेक्ट? तो ये जो 1111 है, ये 2222 से छोटा, मतलब ये दोनों में बड़ा कौन सा है? 22। राइट भाई? 11.11.11.11, और यहाँ पे 22.22.22.22। तो 22 11 से बड़ा हुआ ना नंबर। समझे? नंबर देख रहे हैं, एडी वैल्यू नहीं है ये नंबर। एडी वैल्यू में छोटा देखा जाता है, आईपी एड्रेसिंग में बड़ा देखा जाता है, जो बड़ा है।
तो ये दो इंटरफेस में से जो 22 वाला इंटरफेस है इसका आईपी बड़ा है, राइट? ठीक है। तो ओएसपीएफ इसका राउटर आईडी बना देगा 22.22.22.22.22। अब जितने भी राउटर होंगे ओएसपीएफ के डोमेन में, सभी राउटर इस राउटर को 22.22.22.22 के नाम से पहचानेंगे, चाहे वो R1 हो या वो R3 हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझा? लेकिन सर अगर दो दो लूपबैक इंटरफेस नहीं है, एक ही है, तो वो जो एक है उसको बना देगा। समझो अगर एक होता, टू टू नहीं होता, सिर्फ वन वन होता, तो वो एक को बना देता, फिर कोई है ही नहीं ना उसके इलेक्शन में। अब अगर मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं और मेरे अपोजिट में कोई है ही नहीं, तो मैं ही जीतूंगा ना। तो अगर एक ही लूपबैक इंटरफेस है तो वो एक को उठाएगा और उसको बना देगा राउटर आईडी। सर लेकिन राउटर आईडी लूपबैक बनाया ही नहीं मैंने अभी। ठीक है। जब ओएसपीएफ चलाओगे तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि क्या इसमें लूपबैक इंटरफेस है कि नहीं है। है तो कितना है? जो सबसे बड़ा आईपी है उसको उठा के लूपबैक बना देगा, बड़ा नहीं है एक ही है तो उसको बना देगा। लेकिन लूपबैक इंटरफेस है ही नहीं अभी। तो अगर लूपबैक इंटरफेस नहीं है, पहला तो प्रेफरेंस लूपबैक को ही देगा। लेकिन अगर नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में वो एक्टिव इंटरफेस देखेगा कि मेरे पास एक्टिव इंटरफेस कितने हैं। दो है, एक 10.0.0.2 है और एक 20.0.0.2 है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेगा कि बड़ा आईपी कौन सा है, तो 20.0.0.2 है। तो अगर लूपबैक इंटरफेस नहीं है तो ऐसे केस में जो एक्टिव इंटरफेस होगा उसमें से जो बड़ा आईपी होगा वो राउटर आईडी बन जाएगा। तो इन केस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ लूपबैक इंटरफेस, द हायर आईपी ऑफ एक्टिव इंटरफेस विल बिकम द राउटर आईडी। और जितने भी लोग होंगे वो सब उसको, तो R3 भी इसको 22.0.0.2 के नाम से जानेगा और R1 भी इसको 20.0.0.2 के नाम से ही जानेगा। समझा? लेकिन सर मान लो यहाँ पे दो इंटरफेस है ही नहीं, एक ही है, तो वो एक ही बन जाएगा। मान लो अभी ये नहीं था, ये 10 था सिर्फ, तो 10 बन जाएगा। लेकिन एक रूल है राउटर आईडी का, एक बार राउटर आईडी क्रिएट हो गया तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान का डालोगे ना, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो खुद की भी नहीं सुनता। तो ओएसपीएफ का भी कमिटमेंट है भाई, एक बार राउटर आईडी क्रिएट हो गया तो अपने आप की भी नहीं सुनता। उसके बाद अभी फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक राउटर है, ठीक है, इसका एक ही पोर्ट है, उसका आईपी है 10.0.0.1/8। ठीक है। अभी आपने इसके ऊपर ओएसपीएफ चला दिया, ठीक है। अभी ओएसपीएफ बोलेगा भाई इसका एक आईडी तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो ओएसपीएफ सबसे पहला ये देखेगा कि क्या इसमें कोई लूपबैक इंटरफेस है, नहीं है, कहाँ है, नहीं है ना, तो बोलेगा नो प्रॉब्लम। फिर सेकंड प्रेफरेंस वो बोलेगा कि क्या इसमें कोई एक्टिव इंटरफेस है, कितना है, एक ही है भाई, क्या आईपी है 10.0.0.1। तो अब इस राउटर का राउटर आईडी क्या बन गया, 10.0.0.1। अब इसके बाद अगर कोई आप दूसरा इंटरफेस लगाते हो और इससे बड़ा आईपी देते हो, 20.0.0.1, तभी भी ये राउटर आईडी नहीं बनेगा। एक बार राउटर आईडी क्रिएट हो गया तो हो गया। अब इसके बाद आप उससे बड़ा इंटरफेस लगाओ या उसके बाद आप लूप बैक बनाओ, ये राउटर आईडी चेंज नहीं होगा। सर लेकिन अगर चेंज करना ही है तो फिर आपको मैनुअली जाके कमांड दे के करना पड़ेगा। समझ में आया? मैनुअली राउटर में आपको जाना पड़ेगा
और कमांड देना पड़ेगा राउटर आईडी, और जो भी इसको राउटर आईडी आपको बनाना है वो कमांड आपको देना पड़ेगा, तब जाके वो चेंज होगा। अपने से तो वो चेंज नहीं होगा। ये सब आपको प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट करके देखना है। मैं तो कर रहा हूँ, आपको भी करके देखना है। समझ में आया? राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट समझा, सारी पॉसिबिलिटी आपको मैंने इसमें बता दिया। ठीक है, राउटर आईडी क्या होता है, वो कैसे सेलेक्ट होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, सेकंड प्रेफरेंस किसको देते हैं, क्रिएट हो गया तो क्या होगा। ठीक है, ये इधर पे भी मैंने वही बताया कि अगर एक है तो एक राउटर आईडी बन जाएगा। उसके बाद आप भले से दूसरा लगा दो, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। चेंज करना है तो मैनुअली चेंज करो फिर। ठीक है, फिर ये उसका थियरी है राउटर आईडी का। ठीक है, तो ये यहाँ तक का पहला ये डायग्राम बना के लिख लो। सॉरी नहीं, आपको कॉस्ट से लिखना है ना, ओएसपीएफ का बैंडविड्थ और कॉस्ट, ये लिख लो पहले। ऑल राइट, तो राउटर आईडी तक का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़े? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ओएसपीएफ का बिहेवियर। ओएस ओएसपीएफ मल्टी एक्सेस मीडियम पे किस तरह से काम करता है। ठीक है, सबसे पहला तो ये समझते हैं कि मल्टी एक्सेस मीडियम कहते किसे। अभी देखो यहाँ पे देखो, मैंने आपको इथरनेट टेक्नोलॉजी पढ़ाते वक्त पढ़ाया था। इथरनेट टेक्नोलॉजी एक मल्टी एक्सेस मीडियम होती है। मतलब इधर देखो, ये स्विच है, स्विच से बहुत सारे पीसी कनेक्टेड है, और सब एक ही नेटवर्क में 10 0 0 1 2 3 4 5। तो इसको कहते हैं मल्टी एक्सेस मीडियम। मतलब मल्टीपल लोग एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है और एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है। मल्टीपल लोग एक ही डिवाइस को एक्सेस करके, एक ही मीडियम को एक्सेस करके एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको कहते हैं मल्टी एक्सेस मीडियम। मल्टीपल लोग एक ही मीडियम को एक्सेस कर रहे हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। समझ में आया मल्टी एक्सेस मीडियम का मतलब क्या है? मतलब हम जितने भी लोग हैं, हम सब सेम नेटवर्क में हैं, हम सब एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है, और वो डिवाइस के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो अगर इस तरह का मल्टी एक्सेस मीडियम रहा, जहाँ पे जितने भी राउटर है ये सब सेम नेटवर्क में है। पहले तो राउटर जल्दी सेम नेटवर्क में रहता नहीं है, राउटर अलग अलग नेटवर्क में होता है। लेकिन मल्टी एक्सेस मीडियम जैसा फ्रेम रिले टेक्नोलॉजी आपको है नहीं। एक टेक्नोलॉजी है फ्रेम रिले वगैरह, उसके अंदर ना मल्टी, अभी जैसा फॉर एन एग्जांपल, मेरी एक ब्रांच ऑफिस मान लो मुंबई में है। ठीक है, ये मुंबई की ब्रांच ऑफिस है। एक ब्रांच ऑफिस मान लो मेरी यूके में है, दूसरी ब्रांच ऑफिस दुबई में है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अलग अलग नेटवर्क में नहीं चाहिए ब्रांच ऑफिस, मुझे सेम नेटवर्क में चाहिए। वैसे तो अलग नेटवर्क में होती है, जिधर राउटर आ गया उधर सब ब्रांच ऑफिस अलग अलग नेटवर्क में होती है। लेकिन अगर मुझे सेम नेटवर्क में चाहिए, तो एक टेक्नोलॉजी आती है फ्रेम रिले। उसकी मदद से क्या होता है कि हम लोग एक स्विच यूज करते हैं यहाँ पे, फ्रेम रिले स्विच, और सभी ऑफिस को सेम नेटवर्क में रख के बात करते हैं। तो उसको भी क्या कहते हैं, मल्टी एक्सेस मीडियम। क्या कहते हैं? समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरह की फ्रेम रिले वाली जो टेक्नोलॉजी होती है, उसकी मदद से हम लोग क्या करते थे कि भले ही अलग अलग जगह पे हमारी ऑफिस है, राउटर से ही कनेक्टेड है, लेकिन क्या करते थे, बीच में तो स्विच है ना। जैसा अभी इधर देखो, अभी तीन राउटर है, ये राउटर वन, ये राउटर टू, और ये राउटर थ्री। राइट, अभी अगर हम इनको ऐसा कनेक्ट करेंगे ना डायरेक्ट, तो इन लोग को अलग अलग नेटवर्क में रखना पड़ेगा। राइट, ये 10 के नेटवर्क में हो गया, ये 20 का, ऐसा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमको मल्टीपल राउटर को सेम नेटवर्क में रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में एक स्विच लगा देंगे। क्या कर देंगे, बीच में एक स्विच लगा देंगे, और स्विच के मदद से क्या करेंगे कि ये जितने भी
राउटर है, ठीक है क्या भाई? ये जितने भी राउटर है सबको स्विच से कनेक्ट कर देंगे। आप पैकेट ट्रेसर पे करके देखना, ये होता है। अब आप सभी राउटर को सेम नेटवर्क में रख सकते हो। आप इस राउटर पे जाओ और 10.0.0.1 दे दो इसको, समझ रहे हो? इस राउटर पे जाओ, 10.0.0.2 दे दो इसको। इस राउटर पे जाओ, 10.0.0.3 दे दो इसको। समझ में आया? तो इस तरह से स्विच अगर बीच में है तो आप मल्टीपल राउटर को सेम नेटवर्क में रख सकते हो। स्विच की मदद से ये लोग एक दूसरे से बात करेंगे। तो अगर आपने ओएसपीएफ में ऐसा किया, अगर ऐसे इसको क्या कहते हैं, मल्टी एक्सेस नेटवर्क, मल्टी एक्सेस मीडियम, ठीक है? तो ऐसे मल्टी एक्सेस मीडियम पे अगर आपने ऐसा किया कि मल्टीपल राउटर थे, सब सेम नेटवर्क में थे, और उस पे अगर आपने ओएसपीएफ चलाया था कि एक दूसरे से ये लोग बात करें। अच्छा, इनके यहाँ पे अलग नेटवर्क रहेगा, लेकिन जैसा अगर यहाँ पे अगर कोई है, यहाँ पे अगर कोई है, या यहाँ पर अगर, तो यहाँ अलग नेटवर्क होगा। जैसा यहाँ पे एक लैन है, यहाँ एक स्विच लगी है, ये लैन है यहाँ पे, समझ रहे हो? यहाँ एक स्विच लगी है, यहाँ लैन है, यहाँ पे भी स्विच लगी हुई है, और यहाँ लैन है। तो यहाँ अलग नेटवर्क होगा, समझ रहे हो? जैसा यहाँ ले लेते हैं 192 का नेटवर्क है, यहाँ 172 का नेटवर्क है, यहाँ पे 20 का नेटवर्क है। तो यहाँ अलग नेटवर्क होगा, लेकिन जो राउटर से राउटर जो कनेक्शन गया है वो सेम नेटवर्क में आप रख रहे हो, समझ रहे हो? इसको कहते हैं मल्टी एक्सेस मीडियम, मतलब मल्टीपल राउटर है, एक ही मीडियम को कनेक्टेड है और सेम नेटवर्क। तो अगर आप इधर पे ओएसपीएफ चलाओगे तो ओएसपीएफ का बिहेवियर यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग होगा? अलग ये होगा कि मल्टी एक्सेस मीडियम पे ओएसपीएफ एक राउटर को डीआर सेलेक्ट करता है। देखो, क्रिकेट मैच का एग्जांपल लेते तो आपको ज्यादा समझेगा। एक क्रिकेट टीम होती है, 11-12 प्लेयर होते हैं, राइट? एक कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है, और बाकी सब नॉर्मल प्लेयर होते हैं, है ना? अब किसी प्लेयर को अगर प्रॉब्लम है तो वो कैप्टन और वाइस कैप्टन को जाकर के बोलेगा, और कैप्टन का ये फर्ज बनता है कि वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, या वो बाकी लोगों को जाके बोले कि तुम लोग इसके साथ ये सब मत करो। और अगर कैप्टन नहीं बोलता है तो फिर वाइस कैप्टन बोलेगा। अगर कैप्टन बीमार हो गया या कुछ हो गया, मर गया, तो वाइस कैप्टन उसके बदले में, क्योंकि उसने किसको बोला है, कैप्टन और वाइस कैप्टन को इसलिए बोला है। बस वो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। तो अगर ओएसपीएफ पे को मल्टी एक्सेस मीडियम पे चलाओगे, देखो ये एक तरह का मल्टी एक्सेस मीडियम है, ठीक है? ये एक स्विच लगी हुई है, और ये बहुत सारे राउटर है जो अलग अलग लोकेशन पे है, और सब बीच में सर्विस प्रोवाइडर की फ्रेम रिले स्विच है, उससे कनेक्टेड हो गए, और सब सेम नेटवर्क में 10.0.0.1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट? अब अगर इस तरह के मल्टी एक्सेस मीडियम पे, फ्रेम रिले वाले मीडियम पे अगर आपने स्विच ओएसपीएफ को चलाया, तो ओएसपीएफ क्या करेगा, एक राउटर को बना देगा कैप्टन, मतलब डेजिग्नेटेड राउटर। एक को बना देगा वाइस कैप्टन, मतलब बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। और जो बच जाएंगे उनको बना देगा नॉर्मल प्लेयर, मतलब डीआर अदर। समझ में आया? डेजिग्नेटेड राउटर का मतलब होता है कैप्टन, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर का मतलब होता है वाइस कैप्टन, डीआर अदर का मतलब होता है नॉर्मल प्लेयर। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? लास्ट के दो नहीं बताऊंगा ये किस बेसिस पे कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट किया, ये समझाऊंगा, डोंट वरी। यहां तक समझा? एक कैप्टन बन जाएगा,
एक वाइस कैप्टन बन जाएगा और बाकी नॉर्मल प्लेयर बन जाएंगे। ठीक है। अब वो कैसे कैप्टन बनेगा वो हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी। अब क्या होगा, अब मान लो ये एक नॉर्मल प्लेयर था, 10001 जो है ये एक नॉर्मल प्लेयर था। यहाँ पे एक नेटवर्क डाउन हो गया, इसके यहाँ पे कोई नेटवर्क था 2192 का, जो भी नेटवर्क था वो डाउन हो गया। अब ये क्या करेगा, ये सबको नहीं बोलेगा। नॉर्मली क्या होता है, ओएसपीएफ एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, और लिंक स्टेट में हमने सीखा है कि अगर कोई भी लिंक अप होता है या डाउन होता है या कोई नया लिंक ऐड होता है तो एक ट्रिगर्ड अपडेट निकलेगी जो सबको चली जाएगी। यही हमने सीखा है ना अभी तक। लेकिन ये रूल कहाँ अप्लाई होगा, पॉइंट टू पॉइंट। अगर पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी है, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब, इधर देखो, ये मैं इससे कनेक्टेड हूँ, ये उससे कनेक्टेड है, ये उससे कनेक्टेड है, ये उससे कनेक्टेड है, हाँ नेबर है, तो ये रूल वहां पे एप्लीकेबल होता है कि अगर एक राउटर का डाउन हुआ तो वो एक ट्रिगर्ड अपडेट भेजेगा मल्टीकास्ट एड्रेस पे जो सबको मिल जाएगी। ये रूल पॉइंट टू पॉइंट पे अप्लाई होता है। मल्टी एक्सेस मीडियम में इसका बिहेवियर अलग है। तो मल्टी एक्सेस मीडियम में क्या होगा, मल्टी एक्सेस मीडियम में अगर किसी डीआर अदर राउटर का कोई भी लिंक अप होता है या डाउन होता है या कोई नया लिंक ऐड होता है या कोई चेंजेस होता है तो वो ट्रिगर्ड अपडेट तो भेजेगा लेकिन सबको नहीं भेजेगा। वो सिर्फ डीआर और बीडीआर को अपडेट भेजेगा। तो वो ऐसा क्या करेगा कि डीआर और बीडीआर को अपडेट जाएगी, तो एक एड्रेस होता है 224006। क्या है ये वो मल्टीकास्ट एड्रेस है जहां पे डीआर और बीडीआर राउटर अपडेट को रिसीव करते हैं। समझ में आया। तो ये डीआर अदर राउटर था, इसका पर्टिकुलर लिंक फेल हो गया, अभी एक ट्रिगर्ड अपडेट भेजेगा, लेकिन किसको भेजेगा, डीआर और बीडीआर को भेजेगा। तो कैसे, तो वो क्या करेगा, अपनी जो अपडेट है वो इस एड्रेस पर भेजेगा 224006। ये वो एड्रेस है जिसपे स्पेसिफिकली सिर्फ डीआर और बीडीआर राउटर ही अपडेट रिसीव करते हैं। तो दोनों को मालूम पड़ जाएगा कि भाई इसका ये वाला लिंक डाउन हो गया है। अब इसके बदले में जो डीआर होगा, जो कैप्टन होगा, वो सब लोग को बताएगा कि भाई R1 का ये वाला नेटवर्क डाउन हो गया है। समझ रहे हो। अब वो कैसे बोलेगा, तो ये जो डीआर है, ये जो डीआर है, जो कैप्टन है, वो ये वाले एड्रेस पर अपडेट भेजेगा 224005। ये वो मल्टीकास्ट एड्रेस है जिसपे डीआर अदर राउटर अपडेट को रिसीव करते हैं। समझ में आया। तो जो कैप्टन होगा, इससे जो भी अपडेट मिलेगी R1 राउटर से, उसको वो ये वाले मल्टीकास्ट एड्रेस पर भेजेगा 224005। ये वो एड्रेस है जिसपे सारे डीआर अदर को अपडेट मिल जाएगी। लेकिन अगर ये फेल होता है तो दूसरा कौन था जिसको ये अपडेट मिली थी, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। इसका नाम ही बैकअप है, बैकअप ऑफ डीआर। डीआर मतलब डेजिग्नेटेड राउटर, बीडीआर मतलब बैकअप ऑफ डेजिग्नेटेड राउटर। बैकअप भी डाउन हो गया तो खत्म फिर नेटवर्क, फिर जब वो आप होगा तो ही बात होगी। ठीक है। तो डीआर अगर फेल हो गया तो जो बीडीआर है वो डीआर बन जाएगा। ठीक है। और कोई और अगर जो डीआर अदर है वो बीडीआर बन जाएगा। तो अगर बैकअप भी डाउन हो गया तो कोई नेक्स्ट जो होगा वो बन जाएगा, जो नेक्स्ट दावेदार है बीडीआर बनने का वो बीडीआर बन जाएगा। बता रहा हूँ ना, वो अभी फिलहाल इतना समझो, इसके बाद ही वो बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस। पहला प्रोसेस समझो, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस समझो। ठीक है। तो अगर कल को ये कैप्टन अगर फेल हो जाता है, डाउन हो जाता है, मर जाता है, लीग डाउन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो दूसरा आदमी था वाइस कैप्टन, उसी को ये बात मालूम थी, है ना। तो वो क्या करेगा, वो डीआर बन जाएगा, और जो नेक्स्ट दावेदार था वाइस कैप्टन बनने का वो वाइस कैप्टन बन जाएगा, और ये कैप्टन बन के इस एड्रेस पर अपडेट को भेजेगा और सबको मिल जाएगी। समझा।
इस तरह से मल्टी एक्सेस मीडियम पे ओएसपीएफ बिहेव करता है। क्लियर हो गया। इंटरव्यू में ये पूछेगा और ये मल्टीकास्ट एड्रेस भी पूछेगा। तो मल्टीकास्ट एड्रेस याद रखना है, डीआर का मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.006। डीआर अदर का मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.005। और ये प्रोसेस भी समझ के रखना। क्लियर हो गया। ठीक है। अब आते हैं सिलेक्शन पे कि क्या बेसिस पे सेलेक्ट किया, यही कैप्टन क्यों बना, इसको कैप्टन बना देते भाई, इसको बना देते। तो देखो, डीआर वो राउटर बनेगा इसकी ओएसपीएफ प्रायोरिटी सबसे, देखो मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं। इधर है डायग्राम। हु बिकम डीआर, मतलब डीआर राउटर कौन बनेगा, किसको कैप्टन बनाया तुमने, किस बेसिस पे बनाया भाई। तो डीआर वो राउटर बनेगा जिसकी ओएसपीएफ प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। जब भी आप किसी भी राउटर के ऊपर में ओएसपीएफ चलाते हो, तो ओएसपीएफ की एक प्रायोरिटी होती है, समझ रहे हो। उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 और डिफॉल्ट होती है 1। क्या होती है। तो मतलब अगर हम लोग 5 राउटर है, हम लोग पांचों पे ओएसपीएफ चलाया, तो हम लोग पांचों के अंदर एक ओएसपीएफ प्रायोरिटी क्रिएट हो जाएगी जिसका नंबर होगा 1। अब हम पांचों में से जिसका भी जिसका भी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो डीआर बनेगा। लेकिन ये तो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट तो 1 है। तो अगर मेरी प्रायोरिटी 1 हुई तो इसकी भी 1 होगी, उसकी भी 1 होगी और हम सबकी 1 होगी। तो यहाँ पे टाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा। ओएसपीएफ पहली जो प्रायोरिटी है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी को ही देगा डीआर इलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर सभी राउटर की प्रायोरिटी सेम निकलती है 1, तो डिसीजन चले जाएगा हाईएस्ट आईपी एड्रेस पे। किस पे चले जाएगा, मतलब हाईएस्ट राउटर आईडी पे चला जाएगा। राउटर आईडी डिसाइड होता है ना। अब ये सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो किसी भी राउटर के ऊपर में लूपबैक इंटरफेस नहीं बनाया है। तो अगर लूपबैक इंटरफेस नहीं बनाया है तो जो एक्टिव इंटरफेस है वही राउटर आईडी बनेगा, राइट। तो 10008 जो है ये सबसे बड़ा राउटर आईडी है, हाईएस्ट आईपी यही है ना। तो ये बन गया था डीआर। नेक्स्ट सेकेंड हाईएस्ट राउटर आईडी किसका था, तो ये बन गया बीडीआर। फिर बाकी सब डीआर अदर बन गया। और इसीलिए जब ये डीआर बनेगा तो सेकेंड हाईएस्ट कौन होगा, 6। तो ये बीडीआर बन। तो ये होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रायोरिटी को दिया जाता है, अगर प्रायोरिटी सबकी सेम है 1, तो डिसीजन चले जाएगा हाईएस्ट राउटर आईडी पे। जिस राउटर का भी राउटर आईडी सबसे ज्यादा होगा वो राउटर डीआर बन जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। सेकेंड हाईएस्ट बीडीआर बन जाएगा और इस तरह से साइकिल चलेगी। ठीक है। लेकिन सर मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को जानबूझ के मेरा दिल इसी राउटर पे आ गया है, एक नंबर का राउटर है ये, मेरे को इसको ही डीआर बनाना है। तो मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी राउटर को मैनुअली डीआर बनाना है तो उस राउटर पे जाके कमांड दो आईपी ओएसपीएफ प्रायोरिटी 255 या 2। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी हो गई, 2 हो गई। तो ये राउटर बन जाएगा। हाँ तो भी हो जाएगा क्योंकि पहला प्रेफरेंस प्रायोरिटी को दिया जा रहा है। तो अगर आप प्रायोरिटी इसकी बढ़ा दोगे ना तो ये बन जाएगा डीआर। समझे। हाँ तो इसकी कर दो ना, इसकी जैसा 5 कर दिया, इसकी 4 कर दो और बाकी सबकी अभी भी 1 है। समझ रहे हो। तो आप मैनुअली भी जा करके कर सकते हो। मैंने कमांड शायद ले रहे इधर लिखा हो। तो अगर आपको मैनुअली किसी को भी डीआर बनाना है, फोर्सफुली डीआर उसको बोलते हैं, डीआर बनाना है, उसकी प्रायोरिटी 1 से बढ़ा करके कुछ भी कर दो, सबकी 1 रहेगी, उसकी तो ज्यादा ही रहेगी ना। तो यहाँ पे 255 कर दिया जो हाईएस्ट नंबर है। तो ये बन गया डीआर। अब इसको बीडीआर बनाना तो इसको 254 कर दो। बाकी सब अच्छा।
जबरदस्ती किसी भी राउटर को डीआर बनाना है तो उसकी प्रायोरिटी 0 कर दो, तो वो जबरदस्ती क्या बन जाएगा, डीआर अदर बन जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ये मैनुअली भी आप जा करके कर सकते हो, और ये कमांड है आईपी ओएसपीएफ प्रायोरिटी 255। क्लियर हो गया? ये था डीआर बीडीआर का सिलेक्शन, और ये रही थियरी। तो 1 मिनट रुकना, ये पढ़ा दूं, इसके बाद में ओएसपीएफ जो हो जाएगा खत्म। खत्म नहीं होगा ओएसपीएफ में, आपको और डीप में लेके जाऊंगा। अभी ये खत्म होने के बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा ओएसपीएफ के स्टेट पढ़ाऊंगा। ओएसपीएफ में इंटरव्यू में पूछा जाता है ये, ओएसपीएफ में कितने स्टेट होते हैं, समझ रहे हो? तो ओएसपीएफ के स्टेट आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर ओएसपीएफ का एरिया कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है ओएसपीएफ, समझ रहे हो? तो ओएसपीएफ के स्टेट पढ़ाऊंगा, ओएसपीएफ का एरिया पढ़ाऊंगा, एरिया क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका रीजन क्या है, नेबरशिप रूल क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं, इसके बाद में आपको लिखने बोलूंगा। तो ओएसपीएफ का ना नेबरशिप रूल है। नेबरशिप रूल मतलब क्या? ठीक है, नेबरशिप रूल का मतलब ओएसपीएफ के अंदर में अगर ये दो राउटर है, ये एक राउटर, ये कनेक्टेड है दूसरे राउटर, ठीक है। अगर दो राउटर है तो ये एक दूसरे के नेबर बनेंगे, लेकिन इसकी ये दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन एरिया। अब ये एरिया क्या है ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब इसके बाद पढ़ाऊंगा। एरिया मतलब क्या, ओएसपीएफ के अंदर में एरिया बनते हैं, ठीक है। तो अगर किसी दो राउटर को एक दूसरे का नेबर बनना है तो इन दो राउटर को ना सेम एरिया में होना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एरिया 0। इसकी इंटरव्यू की टिप वगैरह मैं आपको सब दूंगा, डोंट वरी, पूरा डीप में पड़ेगा वो। जैसे ये राउटर अगर एरिया 0 में है तो ये राउटर भी एरिया 0 में ही होना चाहिए, तो ही ये एक दूसरे के नेबर बनेंगे। समझ में आया? अभी एरिया क्या होता है, वो कैसे बनता है, एरिया कहाँ पे बनता है, इसकी पूरी डिटेल सी पढ़ाई होगी, वो मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि अगर दो राउटर को ओएसपीएफ में एक दूसरे से कनेक्ट होना है तो दोनों को सेम एरिया में होना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? दूसरी चीज, इनका हेलो टाइमर और डेड टाइमर मैच होना चाहिए। अब हेलो टाइमर क्या है और डेड टाइमर क्या है, देखो। हमने माना कि ओएसपीएफ जो है एक लिंक स्टेट राउटर है, उसके बाद एक बार राउटर जब फुल स्टेट में आ गया तो कोई अपडेट नहीं आएगी ना जाएगी, राइट। अभी ये दो राउटर है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब 1 साल तक ना लिंक अप हुआ ना डाउन हुआ ना कोई नया लिंक ऐड हुआ, तो मेरे को पता कैसे चलेगा मेरा नेबर अप है कि डाउन है? तो ओएसपीएफ में ट्रिगर्ड अपडेट नहीं जाएगी, हर तीसरे सेकंड में राउटिंग टेबल नहीं जाएगा, लेकिन हर 10 सेकंड में ये राउटर इसको हेलो भेजेगा और ये राउटर इसको हेलो भेजेगा। इसको बोलते हैं कीप अलाइव। क्या बोलते हैं? ये चेक करता है कि क्या मेरा नेबर जिंदा है कि मर गया। समझ में आ रहा है? तो हर 10 सेकंड में एक दूसरे को हेलो एक्सचेंज करके ये राउटर चेक करते हैं कि जो मेरा नेबर है ये है कि ये चल दिया। समझ रहे हो? तो अगर मैंने इसको हेलो भेजा, अब मैं इसके हेलो का वेट करूंगा, तो 10 सेकंड हो गया लेकिन यहां से मुझे कोई भी हेलो नहीं आया, तो मैं इसको और 3 बार हेलो भेजूंगा। अरे भाई क्या हो गया, जिंदा हो कि नहीं हो? अरे भाई क्या हो गया, जिंदा हो कि नहीं हो?
क्या हो गया, जिंदा हो कि नहीं हो? अब 40 सेकेंड हो गया। एक जो पहला भेजा था 10 सेकेंड, और 3 मैंने भेजा 10 10 सेकेंड पे, तो कितना सेकेंड हो गया? 40 सेकेंड हो गया। अभी भी मेरे को मेरे नेबर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। मैं क्या करूंगा, उससे नेबरशिप तोड़ दूंगा और वापस से नेबरशिप करने की कोशिश करूंगा। नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी, बस इतना समझो। समझ में आया? ठीक है। तो ये होता है हेलो टाइमर और डेड टाइमर। तो ओएसपीएफ में दो कंडीशन है, और भी कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन भी चलो बता ही देता हूँ। तीसरी कंडीशन ये है कि मान लो ये दोनों मेरे कंपनी के राउटर है, आईटी एक्सपर्ट कंपनी के राउटर है। मेरे को क्या चाहिए कि मेरे कंपनी के राउटर से ही नेबरशिप होना चाहिए मेरे कंपनी की। दूसरे कंपनी पे अगर ओएसपीएफ चल रहा है तो वो मेरा नेबर नहीं बनना चाहिए। तो मैं इसके अंदर पासवर्ड डाल दूंगा कि पासवर्ड 1 2 3, पासवर्ड 1 2 3। तो ये पासवर्ड भी सेम होगा तो ही ये नेबर बनेगी। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं MD5। पासवर्ड वगैरह रहता है। तो ये भी एक तरह की कंडीशन है। अगर आपने पासवर्ड डाला है, इंटरव्यू में इतना मत कीजिए तुम लोग के, इसके लिए बोल रहे हो। ये क्यों बताया? कभी कभी इंटरव्यू में पूछेगा कि बस ये दो ही कंडीशन है और नहीं है, और भी आप ऐड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये दो कंडीशन है, ये सेम एरिया में होना चाहिए, और हेलो टाइमर और डेड टाइमर मैच होना चाहिए। ठीक है। और अगर एडिशनल सिक्योरिटी डालना है तो आप पासवर्ड वगैरह भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दोनों का पासवर्ड सेम होना चाहिए। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब लिखो यहाँ तक। अब अब ओएसपीएफ के और डेप्थ में जाते हैं। ठीक है। अब ओएसपीएफ में हम लोग समझेंगे कि ये एरिया क्या होता है, ये एरिया क्यों बनाया जाता है, एरिया कौन बनाता है, एरिया कैसे बनता है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि ओएसपीएफ का एरिया का कॉन्सेप्ट। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये पूछेगा ही पूछेगा अगर ओएसपीएफ पूछा तो। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं ओएसपीएफ का एरिया कॉन्सेप्ट। इसमें नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये आइडिया वगैरह सब आगे। ठीक है। तो चलो समझते हैं ओएसपीएफ का एरिया कॉन्सेप्ट क्या होता है, और ये एरिया यहाँ पे क्यों आ गया। ठीक है। अभी इधर ध्यान से देखो। ठीक है। नाउ हम तो बाहर ले लेना। ओके नाउ अभी, ठीक है, मान लो ये मुंबई का मेन राउटर है। ठीक है। और ये मुंबई के सब राउटर है। ये एक राउटर है मुंबई में ही सब जगह है। ये भाईकल्ला है, ये दादर है। ठीक है। और ये यहाँ के सब नेटवर्क है यहाँ के। ठीक है। और ये सब एक हेड ऑफिस से कनेक्टेड है। ये है मुंबई का मेन राउटर। अब मुंबई का जो मेन राउटर है वो कनेक्टेड है दिल्ली के मेन राउटर से। और सेम उसी तरह से दिल्ली में भी सब ब्रांच ऑफिस है। दिल्ली में अलग अलग एरिया होगा, राइट? वहाँ के अलग अलग राउटर है, तो वो वहाँ के छोटे छोटे नेटवर्क उनके भी कनेक्टेड है, और वो लोग सब दिल्ली के मेन राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है। नाउ अब प्रॉब्लम क्या होगी देखो। हमने सीखा है कि ओएसपीएफ एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। और लिंक स्टेट में क्या होता है कि अगर कोई भी लिंक अप होता है या डाउन होता है तो एक ट्रिगर्ड अपडेट निकलती है, और वो सबको जाती है, राइट? अभी मान लो ये मुंबई का एक एरिया है, सीएसटी। ठीक है। पोर्ट की ऑफिस है। यहाँ पे कोई एक नेटवर्क था जो
डाउन हो गया, तो क्या होगा? एक ट्रिगर्ड अपडेट निकलेगी जो सब जगह जाएगी, राइट? वो यहाँ भी जाएगी, वो यहाँ भी जाएगी, वो मुंबई भी जाएगी। अब मुंबई से वो दिल्ली भी जाएगी, दिल्ली में जो सब ऑफिस है वो वहां भी जाएगी, करेक्ट? अब जितने भी राउटर थे उस नेटवर्क को जाने के लिए वो सब रिकैलकुलेशन में लगेंगे कि ठीक है, उसके थ्रू जाने के लिए जितनी भी पाथ थी सब बंद हो गई। अब दूसरी रूट ढूंढे गया और कैसे जाना है, क्या करना है, ठीक है? अब ये वापस से अप हो गया, अब फिर सबको जाएगी, फिर डाउन हो गया, फिर अप हो गया। इसको बोलते हैं फ्लैपिंग नेटवर्क। क्या बोलते हैं? तो अगर ओएसपीएफ में कोई फ्लैपिंग नेटवर्क अगर हुआ, तो बार बार अगर फ्रीक्वेंट अपडेट जाएगी, तो जितने भी राउटर है कनेक्टेड उस राउटर से, वो सारे राउटर रिकैलकुलेशन में लग जाएंगे। बार बार उस रूट को जाने के लिए सारी रूट ढूंढेंगे, बार बार उसकी रूट निकालेंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर निकालेंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर निकालेंगे। तो उससे राउटर का प्रोसेसिंग पावर वेस्ट, उसकी मेमोरी वेस्ट, और कम्युनिकेशन भी डिले हो जाएगा, क्योंकि ये सब कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है। ये सब क्या है आपके बताऊंगा। राउटर में प्लेन होता है, कंट्रोल प्लेन, फॉरवर्डिंग, मैनेजमेंट प्लेन। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन होती है ना, रूट निकालना, रूट डालना, ये सब कंट्रोल प्लेन में होती है, मतलब सीपीयू वगैरह में होती है। तो राउटर अगर कंट्रोल प्लेन में बिजी होगा, अगर कोई पैकेट आएगी, बोलेगी जहां जाना, बोलेगा रुक जा भाई, पहले ये सॉर्ट आउट होने दे, उसके बाद तुझे लेके जाऊंगा। समझ रहे हो? तो ये जो अपडेट आती जाती है, इसको बोलते हैं LSA। क्या बोलते हैं? लिंक स्टेट अपडेट। प्रॉब्लम समझ में आ गई ना? तो दो तरह की अपडेट होती है। कितने तरह की? दो तरह की। दो तरह की अपडेट होती है। एक होती है LSA, इसको बोलते हैं लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। और एक होता है LSU। क्या होता है? LSU मतलब लिंक स्टेट अपडेट। लिंक, ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चन है और ये उसका आंसर बता रहा हूँ। लिंक स्टेट अपडेट। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट का मतलब सिंगल अपडेट। एक सिंगल अपडेट जब जाती है तो उसको बोलते हैं लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। LSU मतलब मल्टीपल अपडेट। मल्टीपल अपडेट। जैसे पूरा राउटिंग टेबल मैंने आपको भेज दिया, अब राउटिंग टेबल में बहुत सारी और भी रूट है। एक रूट होती तो उसको LSA बोलते, लेकिन मल्टीपल रूट चले गई तो उसको LSU बोलेंगे। समझ में आया? जैसा मैंने कोई एक अपडेट, 10 नेटवर्क डाउन हुआ, 10 नेटवर्क की अपडेट गई, तो उसको बोलेंगे LSA। क्या बोलेंगे? लेकिन मैंने पूरा का पूरा राउटिंग टेबल उठा के दे दिया। अब राउटिंग टेबल में तो बहुत सारी रूट है, एक रूट एक LSA, दो रूट दो LSA, तीन रूट तीन LSA, तो पूरा राउटिंग टेबल के अंदर में बहुत सारा LSA है। समझ रहे हो? देखो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अभी ये एक राउटर है और ये एक राउटर है, ठीक है? एक अपडेट गई सिर्फ, तो इसको क्या बोलेंगे? LSA। लेकिन इसके पास एक राउटिंग टेबल है जिसके अंदर में बहुत सारी रूट है, एक रूट का एक LSA होता है। समझ रहे हो? तो ये तो बहुत सारा LSA हो गया, ग्रुप ऑफ LSA। तो ग्रुप ऑफ LSA इज कॉल्ड LSU। ग्रुप ऑफ LSA इज कॉल्ड LSU। तो LSU का मतलब उसके अंदर बहुत सारे LSA है। तो अगर मैंने पूरा राउटिंग टेबल अगर इसको उठा के भेजा, तो उसको बोलते हैं LSU। क्या बोलते हैं?
तो एलएसए और एलएसयू समझ में आया क्या? पहला तो एलएसए का मतलब एक अपडेट, एलएसयू का मतलब मल्टीपल अपडेट। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये जो एरिया बनाया जाता है ये फ्रीक्वेंट एलएसए और एलएसयू को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो नेटवर्क डाउन हो रहा था, तो यहाँ से जो अपडेट जा रही थी तो वो क्या था? एलएसए था, एक एलएसए। उसी तरह से अगर पूरा राउटिंग टेबल जाता तो वो एलएसयू होता। तो इस एलएसए और इस एलएसयू को कंट्रोल करने के लिए एरिया बनाया जाए, तो उसका सोल्यूशन क्या है फिर? राइट, वो अपडेट सबको जा रही थी भाई, मुंबई की अपडेट है, मुंबई में भी फोर्ट एरिया में कुछ हुआ है, तो दिल्ली में क्यों भेज रहा है? समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरिया बना देंगे। जैसे मुंबई और दिल्ली जो है, इसको हम लोग डाल देंगे एरिया जीरो में, इसमें डाल देंगे। अब एरिया जीरो में ही क्यों डाला वो भी समझाऊंगा, डोंट वरी, भी अब तो समझो। एरिया जीरो में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मुंबई वाले जो होंगे उन सबके सबको मैं डाल दूंगा एरिया वन में। क्या कर दूंगा? और जो दिल्ली वाले हैं उन सबको मैं डाल दूंगा एरिया टू में। ठीक है, मुंबई वाले को डाल दिया एरिया वन में और दिल्ली वाले को डाल दिया एरिया टू में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब एरिया बनाने से क्या होगा? अब एरिया बनाने से ये होगा कि अगर अब कल को सीएसटी में कोई लिंक डाउन होता है तो ये एरिया वन में ही रह जाएगी, ये सबको नहीं जाएगी। तो सिर्फ मुंबई के राउटर ही डिस्टर्ब हो गए, सीएसटी डिस्टर्ब होगा, दादर डिस्टर्ब होगा, और कोई एरिया होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या मुंबई के अंदर ही अलग अलग एरिया नहीं बना सकते कि जैसा सीएसटी को डाल दिया एरिया थ्री में, दादर को डाल दिया एरिया फोर में, और मीरा रोड को डाल दिया एरिया फाइव में? तो ऐसा करेंगे तो सर और भी अच्छा हो जाएगा ना। सीएसटी में कल को कुछ डाउन हुआ तो सीएसटी में रह जाएगा, वो दादर और मीरा रोड नहीं जाएगा, नहीं कर सकते। अगर एरिया के ही अंदर अगर आपने और एरिया बना दिया तो विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आप एरिया बनाते हो ना, जब आप एरिया बनाते हो, जैसे मुंबई एरिया वन में है और दिल्ली एरिया टू में, तो मान लो मुंबई में अगर 100 रूट है तो मुंबई के जितने भी राउटर होंगे वो सबके पास 100 रूट रहेगी। लेकिन जब ये 100 रूट, जब ये दिल्ली जाएगी तो वहां पे ये समरी होकर के जाएगी, जिसको मैं कहते हैं समराइजेशन, सबनेटिंग जब हम कर रहे थे तो हमारी एक चीज अभी तक हुई नहीं है, सुपर नेटिंग। सुपर नेटिंग में क्या होता है, अलग अलग नेटवर्क को जोड़ के एक नेटवर्क बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं सुपर नेटिंग। क्या बोलते हैं? तो सुपर नेटिंग करी जाती है। जैसे मुंबई के पास 1000 रूट है या 100 रूट है, तो वो पूरी 100 रूट दिल्ली नहीं जाएगी, उनकी समरी होगी। समरी होकर के वो एक रूट बनेगी सिर्फ, और वो जो एक रूट होगी ना वो दिल्ली जाएगी। समझ रहे हो? तो एरिया बनाने के बाद में जो रूट जाती है दूसरे एरिया में वो एक ही रूट जाएगी। तो इसीलिए अगर आपने अपने ही एरिया में और एरिया बना दिया तो क्या होगा? तो मुंबई वाले को ही मालूम नहीं होगा कि मुंबई में कितनी रूट है, विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो खुद के एरिया में एरिया क्रिएट और नहीं कर सकते। समझ में आया? क्योंकि ये समरी की वजह से। क्लियर हो गया? तो हम लोग यहाँ थे कि भाई मुंबई को अलग एरिया में डाला, दिल्ली को अलग एरिया में डाल दिया। अब क्या होगा, मुंबई में जितनी भी रूट होगी उसकी सिर्फ एक समरी रूट जाएगी दिल्ली में, और दिल्ली में अगर समझो 1000 रूट थी तो उसकी सिर्फ एक समरी रूट जाएगी मुंबई में। अब कल को अगर मुंबई में कोई नेटवर्क डाउन होता है तो उसकी अपडेट मुंबई में ही जाएगी, दिल्ली नहीं जाएगी।
और दिल्ली में कुछ डाउन होता है तो वो दिल्ली में ही रह जाएगा, मुंबई नहीं आएगा। तो फ्रीक्वेंट एलएसए और एलएसयू को कंट्रोल करने के लिए एरिया बनाया जाता है। तो अगर किसी ने भी पूछा कि ओएसपीएफ में एरिया क्यों बनाया जाता है, तो एक ही आंसर है, फ्रीक्वेंट एलएसए और एलएसयू को कंट्रोल करने के लिए ओएसपीएफ में एरिया बनाया जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो बना दिया एरिया। अब इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज ज्यादा हो जाएगा, मैं स्टॉप करूंगा, लेकिन यहां तक समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया क्यों बना जाता है। अब इसमें बहुत सारा और भी चीज है, जैसे कितने टाइप्स के एरिया होते हैं, कितने एरिया बना सकते हैं, एरिया बनाने की कंडीशन क्या होती है, सुपर नेटिंग क्या होती है, ये सब हम कल सीखेंगे। और ओएसपीएफ के स्टेट्स, वो इंटरव्यू में पूछता है ओएसपीएफ के स्टेट बताओ, ये सब हम कल करने वाले हैं। तो ये समझा, यहाँ पे लेक्चर अभी स्टॉप करते हैं, ठीक है? ये डायग्राम बना लो सिर्फ। यही तो अभी ज्यादा हो जाएगा ना तुम लोग को। एरिया क्यों बनाते हैं? टू कंट्रोल फ्रीक्वेंट एलएसए एंड एलएसयू, टू कंट्रोल फ्रीक्वेंट एलएसए एंड एलएसयू इन ओएसपीएफ, एरिया इज क्रिएटेड। समझ में आया? ऑल राइट, तो ये CCNA 200-301 का वर्जन 1.1 का ओएसपीएफ का लेक्चर है गाइस। ठीक है, तो हमारे आईटी एक्सपर्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 9773038607। थैंक यू वेरी मच।